So class 8th we have already started with the first chapter of your book, of your social studies book, that is how, when and where, from your part 1. We have already studied till date that how important are dates actually and how it plays a very important role in our history, right? It tells about each and every particular fact, when, where, what happened, when did it happen. Okay, so now we'll be studying further. That is, the next topic is which dates. So by what criteria do we choose a set of dates, isn't it? क्या ऐसा क्राइटेरिया कौन सा रहता है कि हम डेट्स जो है उनको इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, राइट? दे बिकम अ वेरी वाइटल, क्योंकि हम लोग उस पर फोकस करते हैं. इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस पर फोकस करना हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इन आर डेली डे टू डे लाइफ हम लोग जो है पर्टिकुलर डेट्स याद रखते हैं. क्यों याद रखते हैं? ताकि हम लोगों को वो डेज याद रहें. ठीक है, आगे जाकर दीज ओनली विल क्रिएट अ हिस्ट्री, या फिर ये अपने आप में, चाहे वो हिस्ट्री छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, but the dates which we consider are important, that day or that year or that particular time will become a history, right? Consider an example like in the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important. जैसा कि हम लोग देखते हैं, हम लोग अगर एग्जाम्पल कंसिडर करें कि जो हिस्टोरियंस थे, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया की जो हिस्ट्री लिखी थी, उसमें जितने भी गवर्नर जनरल के जो रूल थे वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट थे. ओके, सो दीज हिस्टोरियंस बिगिन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल. तो इन लोगों ने क्या किया? सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स. ओके, एंड एंडेड विद द लास्ट वॉइस रॉय. और जो लास्ट वॉइस रॉय रहे थे हमारे इंडिया के, उन पर ख़त्म हुई ये कहानी हमारी. लॉर्ड माउंटबेटन थे हमारे, ठीक है ना. फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? यस, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? हम लोग ये याद रखेंगे, द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स. ओके, एंड एंडेड विद द लास्ट वॉइस रॉय कौन थे? माउंटबेटन. ओके, इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स of Hastings, Wolseley, Bendix, Dalhousie, Canning, Lawrence and Leighton. It was a seemingly never-ending succession of governor generals and viceroys. काफ़ी सारे like Hastings, Wellesley, Bendix, Dalhousie, Canning, Lawrence, Leighton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin. इतने लोग जो थे वो कभी ना कभी एज अ गवर्नर जनरल और एज अ वाइसरॉय अपॉइंट किए गए. सो इट्स लाइक कि सीमिंगली जो है ये नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय का था. ठीक है ना, एक रूल था इन लोगों का जो कि लग रहा था कि नेवर एंडिंग रहेगा. ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्रीज बुक्स वर लिंक्ड टू द पर्सनालिटीज. जितनी भी डेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो फिगर 3 में, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन 1773. ये स्पेसिफाई की गई ताकि इसके थ्रू लोग याद रखें कि ये जो ऐसा साल था जब गवर्नर जनरल जो थे वो इंडिया के फर्स्ट, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट? वाइल हिस्ट्री बुक्स नरेटेड द डीड्स ऑफ गवर्नर जनरल, बायोग्राफीज एंड ग्लोरीफाइज देम पर्सन, एंड पेंटिंग्स प्रोजेक्ट्स देम एज पावरफुल फिगर्स. पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ठीक है, और इन बहुत सारी बायोग्राफीज लिखी गई थी कि इनकी एक हिस्ट्री क्रिएट हो, ठीक है ना, और इनकी एक डीड्स, इन्होंने क्या क्या काम किए थे उस वक्त जब ये अपॉइंट किए गए थे, वो हम लोगों को थ्रू हिस्ट्री सोर्सेज पता चलें. सो कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वेज? हाउ डू वी फोकस ऑन एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल? When we write history or a story, we divide into chapters. एग्जैक्टली हम लोग हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो आप देखते जाएंगे कि ईच एंड एवरी हिस्ट्री जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो जो हमारी हिस्ट्री है वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड हुई हुई है. और वो क्यों हुई हुई है? ताकि हम डिटेल से हर एक चैप्टर पढ़ें और हर एक चैप्टर में क्या हिस्ट्री दी गई है, किसके बारे में हिस्ट्री दी गई है, उसको जानने की कोशिश करें, राइट? सो हाउ डू वी पीरियोडाइज? किस तरह से हम जो हमारी हिस्ट्री है उसको पीरियोडाइज करेंगे? इन 1873, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work. Around 1817 की बात है. जेम्स मिल जो थे वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे. उन्होंने
3 वॉल्यूम जो थी वो पब्लिश की थी, काफ़ी बड़ी थी, जिसका टाइटल था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। 3 पीरियड्स में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था। कौन कौन सी थी? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस periodization came to widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? कोई प्रॉब्लम है इस तरह से अगर हम इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे? नहीं होनी चाहिए। Why do we try and divide history into different periods? और क्यों हम हिस्ट्री को अलग अलग डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं? वो इसीलिए करते हैं, we do so in an attempt to capture the characteristics of a time, ताकि हम वो एक पर्टिकुलर जो टाइम था उसको समझने में हमारी हेल्प हो सके। उसमें जितने भी सोर्सेज यूज़ किए गए हैं, चाहे वो मैगजीन के रूप में हो, चाहे वो पेपर के रूप में हो, चाहे वो किसी की बायोग्राफी के रूप में हो, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज demarcating the difference between periods became important. They reflect our ideas about past. Isn't it? Past के बारे में हम लोगों को ideas दे रहे हैं, that is far more good, right? They show how we see the significance of change from one period to next. किस तरह से हम सिग्निफिकेंस कर सकते हैं, ठीक है ना? कितना सिग्निफिकेंट है ये, और कितना सिंबलाइज ये कर रहा है कि एक पीरियड से लेकर के दूसरे पीरियड के बीच में जो जो चेंजेस हुए हैं, हम उन चेंजेस को सिंबलाइज कर सकते हैं, राइट? मिल थॉट that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe. According to this telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated. ठीक है, ये सब चीज़ें भी उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में ऐड की थी, ठीक है? जैसे कि रिलीजियस इंटॉलरेंस होना, ठीक है, रिलीजियस के नाम पर लड़ाई, कास्ट टैबूज होना, कास्ट के नाम पर लड़ाई, और सुपरस्टिशंस होना बहुत सारे अमंग वेरियस सोसाइटीज। यस, नेक्स्ट, social life, British rule. Mill felt could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manner, arts, institutions and laws in India. Mill in fact suggested that the British should conquer all territories in India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people. Mill को क्या लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको पूरे इंडियन टेरिटरीज जो हैं उनको भी कॉन्कर करना चाहिए, क्योंकि ये जो इंडियन पीपल हैं इनके लिए ही फ़ायदे की बात रहेगी, राइट? ये उसके व्यूज़ थे, क्योंकि वो ये कहना चाहता था कि अगर जो ब्रिटिशर्स रहेंगे तो ये आर्ट्स और जो हमारे लॉ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वेल मैनेज करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. और यही एक आइडिया जो था, ये इसने भी अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट की कि ब्रिटिश रूल जो था उसने अपने आप को एक सुपर फोर्स के थ्रू हर जगह प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया और सिविलाइजेशन में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ द डार्कनेस। और जो पीरियड जो हम लोगों ने ब्रिटिश रूल में देखा है ये अपने आप में एक डार्कनेस था। कैन सच कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? अभी इस तरह का अगर कंसेप्शन कोई आपके सामने लेकर आए कि इस तरह से हमें किसी के अंडर रहना है, हमें किसी के रूल के अंडर रहना है, तो क्या आप इसके लिए रेडी रहेंगे? नॉट एट ऑल, राइट? बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अब रह रहे हैं और हम लोग कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि इस तरह का वापस से हमारे साथ कुछ सलूक किया जाए जैसे पहले किया जाया था। In any case, can we refer any period of history as Hindu or Muslims? Did not a variety of faith exist simultaneously in these periods? अभी जैसे इसने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम्स की एक हिस्ट्री ली थी, राइट? उनके बारे में चीज़ें और सोर्सेज इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे, तो उस सिर्फ ये 2 ही क्यों थे? क्योंकि हमारे इंडिया में वैरायटी ऑफ फेथ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना? और अलग अलग पीरियड में अलग अलग फेथ जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए हैं। वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ रूलर्स ऑफ टाइम? और क्यों हम जो हमारा एज है उसको क्यों कैरेक्टराइज करें ओनली डिपेंड अपॉन रिलीजन जो कि रूलर फॉलो करते थे, राइट?
We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. जितने भी रूलर्स रहे हैं हमारे एंशंट इंडिया में, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम फेथ जो है वो फॉलो करते हों. Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. और इसी से दूर होते हुए जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशंस थे, हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया और यूजुअली जो है उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 चीज़ों में डिवाइड किया. एक था एंशिएंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम. हालांकि ये डिवीजन काफ़ी आइडियलाइज्ड था, बट स्टिल इस डिवीजन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी. इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज़ borrowed फ्रॉम वेस्ट, where the modern period was associated with growth of all forces of modernity, science, reason, democracy, liberty, equality. ये सब sources थे जिसके थ्रू modernization आया था. Okay? Medieval was a term used to describe a society. Medieval क्या होता है? ये एक term है जो कि society को describe करती है, where these features of modern society did not exist. Can we uncritically accept this characterization of modern period to describe the period of our study? Many historians therefore refers to this period as colonial. और काफ़ी लोगों ने इस पीरियड को colonial का नाम दिया था. ठीक है, colonial. अब what is colonial? क्या होता है colonial? In this book you will read about the way of British came to conquer India. हम इस बुक में क्या पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो किस तरह से इंडिया आए थे कॉन्कर करने के लिए, एंड स्टैब्लिश देयर रूल, और उन्होंने अपना रूल किस तरह से इंडिया में स्टैब्लिश किया था, सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज. अपने अंडर में लोकल जो नवाब थे और राजाज थे उनको अपने अंडर में ले लिया था. यू विल सी हाउ दे स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी. किस तरह से उन्होंने इंडियन इकोनॉमी और इंडियन सोसाइटी पे अपना कंट्रोल जमा लिया था. कलेक्टेड रेवेन्यूज टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस. अपने एक्सपेंसेस को चलाने के लिए वो रेवेन्यूज कलेक्टेड करने स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने. ओके. बॉट द गुड्स